हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन के बारे में। तो ग्रीन थ्योरम जो था वो एक इम्पॉर्टेंटली यूज किया जाता था इंटीग्रेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, जो कि कंबाइंड था एक कर्व से, या कह सकते हैं जब कभी भी हमें डेरिवेटिव्स ऑफ अ प्लेन की बात करनी होती थी, उनका इंटीग्रेशन निकालना होता था, वहां पे हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते थे। और सिंपली अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि ग्रीन थ्योरम जो है एक रिलेशन प्रोवाइड करता है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से, या एक सर्टेन रिलेशन है लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच का। और इसी वजह से इसको एक स्पेशल केस ऑफ स्टोक थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है। क्यों इसको स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम कहते हैं? क्योंकि स्टोक्स थ्योरम में भी देखा गया कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्जन जो कहलाता है, या एक रिलेशन जो कहलाता है, वो स्टोक्स थ्योरम कहलाता है। और ये ग्रीन्स थ्योरम भी सेम स्टोक्स थ्योरम की तरह ही एक्ट कर रहा था, बस यहाँ पे उसके डेरिवेटिव्स को यूज किया गया था। इस वजह से इसको एक स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट्स के बारे में और ग्रीन्स थ्योरम के प्रूफ के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की ग्रीन्स थ्योरम के साथ और उनके स्टेटमेंट के साथ। ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, इनके स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए तो स्टेटमेंट क्या था कि मान लेते हैं कि एक कर्व ने सर्टेन एक रीजन बाउंड करा हुआ है। तो इफ S be a closed region bounded by a curve in xy plane, तो ये तो हो गया ठीक है कि एक कर्व जो कि क्या है, एक कर्व ने S रीजन को बाउंड किया है, तो कह सकते हैं बाय अ कर्व या क्लोज्ड कर्व C इन XY प्लेन। ये तो इतनी बात हो गई। अब यहां पे और बोल देते हैं कि इफ psi and phi and psi are the continuous functions in xy plane and their derivatives are also continuous, and their derivatives are continuous, then क्या बोला गया? देन अब जो है हम ग्रीन्स थ्योरम के एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तब क्या बोला गया? देन लाइन इंटीग्रल ऑफ psi dx plus psi dy is equals to surface integral of del psi upon del x minus del phi upon del y dx dy। और यही जो था एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस था ग्रीन्स थ्योरम का। तो ग्रीन थ्योरम ने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई एक क्लोज रीजन होगा, एक सर्टेन रीजन होगा, और वो रीजन अगर किसी एक कर्व C से बाउंड किया गया है, और उस रीजन के अंदर मान लेते हैं कि हम कोई एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, और वहां पे दो ऐसे फंक्शन होंगे, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे उस रीजन के अंदर, जो कि हमने साई और फाई से रिप्रेजेंट किया है, और बोला है कि ये जो साई और फाई है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और जो साई के और फाई के जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस हैं। तब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया और बोला गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ phi dx plus psi dy is equals to surface integral of del psi upon del x minus del phi upon del y dx dy। और यही जो था हमारा ग्रीन्स थ्योरम कहलाया। और यहाँ पे अगर क्लोज कर्व की बात की गई तो उसका डायरेक्शन जो था एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था।
तो ये सर्टेन एक स्टेटमेंट हो गया हमारे ग्रीन्स थ्योरम का। और यहाँ पे हमने देखा कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से रिलेट किया गया है और हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को किससे किया गया है। यहाँ पे हम बेसिकली इंटीग्रल निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन करने किसका, हम डेरिवेटिव्स ऑफ दीज फंक्शंस का हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन, और यही हमारा ग्रीन्स थ्योरम था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनके प्रूफ के बारे में कि कैसे बेसिकली हम इनको प्रूफ कर सकते हैं। दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ फाई dx प्लस साई dy विल बी इक्वल टू कैसे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई dx dy। तो चलते हैं इनके प्रूफ की तरफ। तो इनके प्रूफ की अगर बात की गई तो क्या बोला गया कि अभी हमने सबसे पहले कंसिडर किया हुआ है कि एक क्लोज्ड कर्व है, एक कर्व ने बेसिकली हमें एक रीजन दिया है, एक क्लोज्ड रीजन दिया है। तो क्या बोला गया कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्स वाई जेड प्ले, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, एक जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। और इस ओरिजिन के अंदर मान लिया कि हमने कोई एक रीजन कंसिडर कर लिया है, और वो रीजन क्या हो गया, मान लिया कि सर्टेन यही कोई एक रीजन कंसिडर कर लिया, और ये रीजन क्या कहलाया, बोल दिया एस एक रीजन होगा, और ये जो रीजन है वो एक कर्व से बना होगा, क्लोज कर्व से बना होगा। और मान लिया कि ये जो सर्टेन कर्व है उसको हमने सी कर्व दे दिया, और ये इस कर्व ने जितना रीजन बाउंड किया हुआ है उसको हमने एस के नाम से बोल दिया कि एस रीजन है, और वो रीजन बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इफ एस इज द रीजन, प्रूफ में क्या बोला गया, इफ एस इज द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व क्लोज कर्व C इन XY प्लेन, ये तो बात हो गई इसकी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये बोल दिया कि S जो है हमारा एक रीजन हो गया जो कि बाउंड हुआ है किससे, एक कर्व से XY प्लेन में। अब इस रीजन के अंदर हम एक वेक्टर फील्ड मानेंगे, या कह दिया वेक्टर फील्ड क्या, कि एक ऐसी रीजन जिसके अंदर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे तब वो सर्टेन रीजन हमारी वेक्टर फील्ड कहलाएगी। तो मान लिया कि इफ A इज द वेक्टर फील्ड इन दिस रीजन, देन इफ A वेक्टर इज द वेक्टर फील्ड, देन हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर फील्ड एंड क्या बोला गया, ए वेक्टर जो है वेक्टर फील्ड हो गया, एंड फाई एंड साई आर द कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। तो इतनी बातें बोल दी गई। क्या बोला गया कि किसी भी रीजन के अंदर हमने क्या बोल दिया कि एक वेक्टर को डिफाइन किया, और ये सर्टेन रीजन अब एक वेक्टर फील्ड कहला जाएगा। इस वेक्टर फील्ड के अंदर हमने एक वेक्टर ए वेक्टर डिफाइन किया और बोला कि ए वेक्टर तो डिफाइन कर दिया, और इसके लिए क्या बोला कि फाई और साई जो है वो हमारे कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में इस एक्स वाई प्लेन के अलोंग। तब क्या बोला जाएगा, देन जो हमारा ए वेक्टर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर के लिए फाई और साई एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं। तो यहां पे वेक्टर के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, फाई आई कैप प्लस साई जे कैप, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले ग्रीन्स थ्योरम के प्रूफ के लिए क्या किया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक सी क्लोज्ड कर्व बनाया, और उस कर्व ने एक सर्टेन रीजन बाउंड किया एक्स वाई प्लेन के अलोंग। इस प्लेन में हमने क्या बोला, या इस रीजन में हमने क्या बोला कि ये एक वेक्टर फील्ड होगा, और एक वेक्टर ए वेक्टर डिफाइन कर दिया, और क्या बोला साई और फाई जो होगा हमारा वो कंपोनेंट होगा एक्स और वाई के अलोंग। तब उसको देखते हुए हमने यहाँ पे ए वेक्टर को डिफाइन कर दिया एज फाई आई कैप प्लस साई जे कैप। ये तो इसको एक इक्वेशन बोल दिया। अब क्या बोला कि मान लेते हैं कि अगर हमें एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट हमें बताना हो, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे बता सकते हैं,
तो क्या बोला गया, मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अक्रॉस कोई एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, फिर वो थोड़ा डिस्प्लेस होता है, दूसरे पॉइंट पे आ जाता है x2 y2 z2, तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो मान लिया कि dx dy dz डिस्प्लेस हुआ है, तब अब सर्टेन हम रीजन किसके अक्रॉस की बात कर रहे हैं, एक्स वाई के अक्रॉस की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस देखें, तब क्या बोला गया, तब जो डिस्प्लेसमेंट हमारा गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, तो द डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन इज क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर। मान लेते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है एक एक्स वाई प्लेन के ही अक्रॉस, डी एक्स क्या हुआ, एक्स के अक्रॉस का कंपोनेंट हो गया। बोला है कि डी एक्स और डी वाई जस्ट डिस्प्लेस हुए हैं, तो एक्स के अक्रॉस डी एक्स हुआ तो डी एक्स आई कैप बोल दिया, प्लस वाई के अक्रॉस क्या हुआ, डी वाई जे कैप बोल दिया। तो डी आर इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, हमारा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एक एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस, और उस प्लेन के अंदर जो हमने रीजन डिफाइन किया हुआ है उस रीजन के लिए एक वेक्टर हमने ऐसे लिख दिया है। तो ये हो गया एक इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस तो हमने निकाल दिए। अब जब हमने ग्रीन्स थ्योरम की बात की थी तो वहां पे हमने देखा था कि ग्रीन थ्योरम जो है वो एक स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम है। और स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, स्टोक्स थ्योरम एक रिलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। और वो रिलेशन कैसे प्रोवाइड करता है कि किसी भी एक वेक्टर का लाइन इंटीग्रल जो होता है वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसी स्टोक्स थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम हमें क्या मिलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मान लेते हैं ए डी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, ये होता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो पहले इक्वेशन में हमने यहाँ पे डिफाइंड वेक्टर को लिख दिया, दूसरा इक्वेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट जस्ट एक्स वाई प्लेन में क्या हो सकता है वो बता दिया गया, और तीसरा इक्वेशन जो है हमारी स्टोक्स थ्योरम की इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिल सकता है, ए डॉट डी आर निकाल सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि ए भी हमारे पास है डी आर भी हमारे पास है, तो हम ए डॉट डी आर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और डी आर का दैट इज 1 और इक्वेशन 2 का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वहां से हमें ए डॉट डी आर मिल जाएगी। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इक्वेशन 2 का कर्ल निकालना है, दैट इज डेल क्रॉस ए निकालना होगा, वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे की प्रूफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से सबसे पहले हम ए डॉट डी आर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, ए डॉट डी आर निकालेंगे। तो जैसे ही ए डॉट डी आर की बात की जाएगी तो क्या निकाला, ए डॉट डी आर निकाला। ए की बात करेंगे तो ए को हमने कैसे डिफाइन किया है, इज फाई आई कैप प्लस साई जे कैप। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, डी आर के साथ, और डी आर हमारा क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये हो गया। अब जब हम यहां से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट डी आर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ए डॉट डी आर जो हो जाएगा, हमें पता है आई डॉट आई 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, फाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, फाई डी एक्स हो गया। देन क्या हो जाएगा, प्लस फिर से इसका इसके साथ अगर प्रोडक्ट करा तो आई डॉट जे इज 0, तो वो हो जाएगा कंप्लीटली 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, साई जे डॉट डी एक्स आई कैप, तो फिर से हो जाएगा जे डॉट आई इज 0, तो वहां भी हमें वैल्यू 0 मिल जाएगी। देन जे डॉट जे इज 1, तो यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी, साई डी वाई। तो यहां से हमने ए डॉट डी आर की वैल्यू निकाल दी और हमें वो क्या मिला, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई के बराबर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें कर्ल ऑफ व्हाट, ए निकालना है, जो कि हमने इसके पहले इक्वेशन में देखा था, इक्वेशन नंबर 3 में डेल क्रॉस ए निकालना है। तो अब हम कर्ल ऑफ ए निकालेंगे। तो नाउ
हम क्या निकालेंगे, डेल क्रॉस ए। डेल इज व्हाट, अब हमको पता है कि जब भी हम इनका करेंगे तो इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इजीली। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं आई जे के। सिंस डेल वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये तो डेल ऑपरेटर डिफाइन हो गया। और ए वेक्टर को हमने कैसे डिफाइन किया है, ए वेक्टर को हमने डिफाइन किया है साई आई फाई आई प्लस साई जे से। तब हम क्या बोल सकते हैं, अब इसका आई डेल को पहले लिख रहे हैं तो डेल का क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ये हो गया। अब ए वेक्टर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आई कैप तो ये हो जाएगा फाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साई। और के का तो कोई कंपोनेंट नहीं है तो के कंपोनेंट की जगह 0। तो हमारी एक ये वैल्यू मिल गई कर्ल की। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई कैप क्या मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस तो माइनस क्या मिला, डेल साई अपॉन डेल जेड प्लस जे वेक्टर करेंगे तो क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल जेड और ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस के कैप किया तो क्या मिला, डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। ये इतना मिल गया। तो क्या देखा कि डेल क्रॉस ए दैट इज ए का कर्ल निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला डेल के ऑपरेटर के साथ में, तो हमें ये सर्टेन वैल्यू मिल गई। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो ठीक है, हमने क्या किया, ए डॉट डी आर भी निकाल दिया, डेल क्रॉस ए भी निकाल दिया। तो ये इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब हम वापस से अपने फिर से इस रीजन को देखेंगे कि किस तरीके से हमने एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस एक रीजन कंसिडर किया था। तो क्या बोला था कि एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस इस कर्व सी ने एक रीजन एस बाउंड करा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस रीजन के अंदर एक स्मॉल रीजन कंसिडर करेंगे, एक स्मॉल डी एस रीजन कंसिडर करेंगे। और ऐसा कंसिडर किया कि ये जो है एक हमने डी एस रीजन कंसिडर कर लिया। ये एक वेक्टर साइन जरूर रहेगा, क्यों, क्योंकि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डी एस एक वेक्टर, हम एक डी एस एक रीजन कंसिडर कर लिया हमने, एक स्मॉल रीजन कंसिडर कर लिया इस कंप्लीट रीजन के अक्रॉस से। तो डी एस मान लिया कि हमने ये एक रीजन कंसिडर कर लिया। अब ये रीजन तो कंसिडर कर लिया, अब क्या बोला गया कि ये रीजन जो है वो सिंस एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस है, तब जो हम इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे, या कह सकते हैं रीजन वेक्टर की अगर बात की जाए तो वो किसके टुवर्ड्स पॉइंट किया रहेगा, वो जो होगा इसका वेक्टर जो होगा, जो इस सरफेस का जो वेक्टर होगा वो पॉइंट किया रहेगा अक्रॉस जेड डायरेक्शन। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी यही बात की किस तरीके से डायरेक्शन की बात की जा रही है। तो ये बोला जाता है कि ये जो कर्व होगा वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो सिंस हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो एक डायरेक्शन भी जरूर होगा। तो एक राइट हैंड स्क्रू रूल से देखेंगे तो क्या, अगर कर्ल किया तो एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस तो हमारा रीजन है, ये सरफेस जो है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस है। तो जब ये कर्ल करेगा तो उसके परपेंडिकुलर हमें कौन सी डायरेक्शन मिली, वही जेड डायरेक्शन मिली। तो क्या बोल दिया जाता है कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर जो होता है वही उसका वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं एरिया वेक्टर जो होती है किसी भी रीजन की, वो उस सर्टेन सरफेस के परपेंडिकुलर हमें मिलती है। और इस वजह से ये देखा गया कि रीजन तो हमने एक्स वाई के अक्रॉस डिफाइन किया, उसके अक्रॉस कंसिडर किया, पर जो उस सर्टेन रीजन का जो वेक्टर पॉइंट कर रहा था वो उस रीजन के, जिस भी रीजन में वो डिफाइंड था, जिस भी प्लेन में वो डिफाइंड था, उसके परपेंडिकुलर था। तो यहां से क्या हमें देखने को मिला कि हमने इस कंप्लीट रीजन के अंदर एक स्मॉल रीजन तो कंसिडर किया हुआ है, और वो रीजन का जो वेक्टर होगा वो किधर पॉइंट करता रहेगा, वो जेड डायरेक्शन के अक्रॉस पॉइंट करता रहेगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में ही क्या है, डिफाइंड है। तो यहां से हमने क्या देखा कि हम ये कंसिडर करेंगे कि लेट डी एस बी अ स्मॉल
या कंसिडर ds be a small region in region S in xy plane. ये तो हो गया. Then vector will point in z direction. ऐसे हो गया. देन वेक्टर या कह सकते हैं देन एरिया वेक्टर विल पॉइंट इन z डायरेक्शन. देन हम क्या बोल सकते हैं, अब एरिया या रीजन तो हमने क्या डिफाइन किया है, s से डिफाइन किया है. तो ये तो हमारा s जो था वो कंप्लीट रीजन हो गया था. अब ds की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि ds तो हमारा एक रीजन हो गया. अब इस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर जब भी हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वेक्टर को जब भी हम लिखते हैं तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन होती है. तो मैग्नीट्यूड इसका मान लिया कि ds हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर की डायरेक्शन हमें क्या मिली है, जस्ट सरफेस जो भी डिफाइंड था उसके परपेंडिकुलर. तो xy प्लेन में हमारा रीजन डिफाइंड था, तो उसके परपेंडिकुलर हमें कौन सा डायरेक्शन दिखा, z डायरेक्शन. और वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो z डायरेक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, हमें जस्ट डायरेक्शन बताना है. तो z डायरेक्शन के लिए कौन सी यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं, k वेक्टर को यूज करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ds k कैप. तो यहां से हमें क्या मिल गया कि देन हम क्या बोल सकते हैं कि जो ds वेक्टर होगा वो होगा ds k कैप. और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी. तो ये तो इतनी बात हो गई. अब क्या बोला गया कि मान लेते हैं कि हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया 5 और 6 का. तो 5 इक्वेशन हमारी क्या मिली, इतने के बराबर मिली है. तो 5th इक्वेशन ये मिल गई. और यहीं से अगर हम 6th इक्वेशन की बात करें तो 6th इक्वेशन हमें क्या मिली है, ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds k कैप. ये हमारी 6th इक्वेशन मिली है. तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 हमें क्या मिल जाएगा, डेल क्रॉस ए डॉट ds अगर करा तो क्या मिलेगा, इसका भी कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट इसके साथ. तो यहां से हमने ये देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन के कंपोनेंट को कंटेन किया हुआ है ये इक्वेशन. दैट इज जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ तो k डॉट i क्या हो जाएगा 0, और k डॉट j 0 और k डॉट k ही सिर्फ और सिर्फ हमें 1 मिलेगा. दैट इज यहाँ पे जब हम 5 और 6 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, कर्ल ऑफ a डॉट ds इज इक्वल्स टू डेल साई अपॉन डेल x माइनस डेल फाई अपॉन डेल y इंटू ds. ये हो जाएगा. तो ये हमें एक इक्वेशन नंबर 7 मिल गया. तो ये इक्वेशन 7 तो मिल गया. तो हमने देखा कि इक्वेशन 7 जो हमें मिला है वो क्या मिल गया, इतने के बराबर मिल गया. और इक्वेशन 3 की अगर बात करी जाए जो कि हमारा स्टोक्स थ्योरम था, तो इक्वेशन 3 हमारा क्या मिला था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ a डॉट dr इज इक्वल्स टू क्या मिला था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ a ds ये मिला था. तो हमने पहले इसकी वैल्यू निकाल रखी है जो कि a डॉट dr की है, और अब हमने यहाँ से डेल क्रॉस a ds की भी वैल्यू निकाल रखी है जो कि हमारी इस वैल्यू के बराबर आ सकती है. तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 7 तो हमें ऐसे मिल गया, और इक्वेशन 4 से हमने a डॉट dr की वैल्यू निकाल दी है, और इक्वेशन 7 में हमने इसके डेल क्रॉस a डॉट ds की भी वैल्यू निकाल लिखी है. तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया था, इक्वेशन नंबर 3 था. तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7 को अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 3 में. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 4 and 7 in equation 3 we have, हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल वो भी
लाइन इंटीग्रल कर्व के अक्रॉस ए डॉट डी आर, और ए डॉट डी आर की वैल्यू हमें क्या मिली है, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हुआ, सरफेस इंटीग्रल, दैट इज डबल इंटीग्रल का साइन, और उसके बाद हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, डेल क्रॉस ए डी एस। डेल क्रॉस ए डी एस की वैल्यू हमें क्या मिली है इक्वेशन 7 से, डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एस के बराबर मिली है। और ये जो रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिली है वही कहलाती है हमारी ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। तो ये क्या मिल गया हमें, ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि स्टोक्स थ्योरम को ही यूज करते हुए वैल्यूज को हमने पुट किया, उनके डेरिवेटिव्स को यूज किया, तो हमें बेसिकली क्या मिल गया, ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, जो कि यही रिप्रेजेंट करता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ कोई भी फंक्शन, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शंस। और यही थी हमारी ग्रीन्स थ्योरम। अब ये तो सिंपली ग्रीन थ्योरम हो गई। अब अगर हमें इसी ग्रीन थ्योरम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोला गया कि अगर ग्रीन थ्योरम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोल सकते हैं, तो देख लेते हैं ग्रीन थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लिया कि फाई एक्स वाई पे तो डिपेंड कर ही रहा था, उसको हमने एक f1 बोल दिया, और साई एक्स वाई जो था उसको हमने f2 बोल दिया। तो फाई एक्स वाई जो है वो एक फंक्शन हमारा f1 हो गया, और साई एक्स वाई हमारा एक फंक्शन f2 हो गया। नाउ अब अगर ग्रीन थ्योरम की बात करें तो ग्रीन थ्योरम हमारा क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। एक चीज यहां पे हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा ds है, ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे ds का कर दिया है। अब यहाँ पे ds के लिए भी एक बात बोली जाएगी कि ds जो होता है, ds क्या है, हमारा रीजन डिफाइन कर रहा है, और रीजन क्या होगा, ds इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dx dy लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम xy प्लेन के ही अक्रॉस हमने सरफेस को डिफाइन किया हुआ है। तो ds जो है हमारा वो सरफेस बता रहा है, और ds सरफेस क्या हो जाएगा, dx इंटू dy हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स वाई एक्स प्लेन के अक्रॉस एंड एक वाई एक्सिस के अक्रॉस, तो जो कंप्लीट ds बनेगा वो dx इंटू dy हो जाएगा। तब आफ्टर दिस हम एक और सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि ds जो है वो हमारा dx dy के बराबर होगा। सिंस जो हमारा रीजन डिफाइंड है वो एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस डिफाइंड है, तो जो हमारा सरफेस होगा वो dx इंटू dy के बराबर होगा, दैट इज उसकी एरिया। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि रेक्टेंगल ही है या स्क्वायर, ये कुछ भी सर्टेन एक रीजन होता है, तो उसकी एरिया किस तरीके से हम बताते हैं, साइड इनटू साइड कर देते हैं, बेसिकली वही करते हैं। तो इस तरह क्या होगा, dx इंटू डी वाई। तब जब हम यहाँ पे ds की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो सर्टेन ds है वो क्या हो जाएगा, dx इंटू डी वाई, और यही जो है हमारा ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन हो जाएगा। तो ये तो ग्रीन्स थ्योरम था। नेक्स्ट हम क्या बातें कर रहे थे, ग्रीन्स थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म। तो ये तो हमने dx dy पुट कर दिया। अब क्या बोला गया कि ठीक है, अगर हम a डॉट डी आर निकालते हैं, यहाँ पे हमने एक कंसिडर कर लिया कि फाई एक्स वाई जो होगा वो f1 कोई एक फंक्शन के बराबर हो गया, साई एक्स वाई जो है वो हमारा एक फंक्शन f2 के बराबर हो गया, और ये जो है ये तो हमारा ग्रीन थ्योरम है इन प्लेन। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। तो अब क्या बोला गया कि ठीक है, ये दो फंक्शन को f1 f2 की तरह मान लिया गया। अब हमें क्या करना है, अगर हमें निकालना है a डॉट डी आर, तो a डॉट डी आर जब हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 4 में, तो a डॉट डी आर हमारे क्या मिला था, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई। तो क्या बोला, a डॉट डी आर फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई मिला है। दैट इज अगर हम फंक्शन के टर्म्स में अगर a डॉट डी आर लिखे तो क्या हो जाएगा, f1 dx प्लस f2 dy, और यहां से a डॉट डी आर हमारा क्या हो जाएगा,
ए डॉट डी आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से जब इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो F1 dx F2 dy मिल जाएगा, और F1 F2 क्या है, F1 जो है वो फाई है और F2 जो है वो साई है, और यही ए डॉट डी आर के बराबर है। तो लास्टली हमने देखा कि ए डॉट डी आर हमारा इतने के बराबर मिल रहा है, और हम क्या ले सकते हैं, ए डॉट डी आर जो है वो F1 को क्या बोल सकते हैं, कोई भी एक फंक्शन F बोल दिया, और ये क्या हो गया, कोई भी हमारा एक DL हो गया या DR हो गया, कोई भी एक वेक्टर हो गया। तो ये एक वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट जब हमने कर्ल निकाला था, तो जब हमने कर्ल निकाला था वेक्टर्स का, तो कर्ल की वैल्यू जो हमारी आई थी वो इतने के बराबर आई थी, डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई के बराबर। तो हमने क्या देखा था, जिस तरीके से ए डॉट डी आर निकाला फंक्शंस को यूज करते हुए, इसी तरीके से बोला कि जब हमने कर्ल निकाला था तो हमें क्या मिला था, डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। अब इसी को अगर हमें फंक्शन के टर्म्स में लिखना होगा तो डेल क्रॉस ए हमारा क्या लिखा सकता है, साई का फंक्शन कौन है, F2 है, अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई, हम ये लिख सकते हैं। और ये जो सर्टेन वैल्यू मिल रही है, अगर हम F के टर्म में अगर यही फंक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा Z डायरेक्शन के अक्रॉस का कंपोनेंट दिखा रहा था, दैट इज हमारा ये Z डायरेक्शन का ही ये कंपोनेंट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको कर्ल F बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये जो डेल क्रॉस A है वो हमें क्या मिल रहा है, कर्ल F डॉट K मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डॉट K कर दिया, दैट इज सिर्फ और सिर्फ K का ही डॉट प्रोडक्ट हमें वैल्यू ये डेल क्रॉस A की गिवन होगी, अदरवाइज बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ हमें Z डायरेक्शन के ही अक्रॉस का कंपोनेंट मिल रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये है तो कर्ल की ही वैल्यू, पर सिर्फ और सिर्फ Z डायरेक्शन की मिल रही है, तो क्या किया, कर्ल ऑफ F डॉट K कर दिया। तो हमने यहां से क्या देखा कि हम डेल क्रॉस A को क्या लिख सकते हैं, कर्ल F डॉट K लिख सकते हैं, और A डॉट डी आर को क्या लिख सकते हैं, F डॉट DL के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर स्टोक्स थ्योरम की बात करें तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है, स्टोक्स थ्योरम ने क्या बोला था कि C A डॉट DL इज इक्वल्स टू क्या बोला था, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ A इंटू DS। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि DS तो हमको पता ही है, DS हमारा क्या होगा, dx dy जो हमारा रीजन हो जाएगा। अब जो है A डॉट dr या dl वही हमने स्मॉल लेंथ की बात कर ली जो कि डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, या dr दोनों सेम है तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी। तो क्या कह सकते हैं, A डॉट dr की जगह हमें क्या मिल गया, A डॉट dr की जगह हमें F डॉट dl मिल गया। तो A डॉट dr की जगह हमने F डॉट dl रख दिया, तो ये क्या हो गया, F डॉट dl हो गया। और यहां से हमें क्या मिला, कर्ल ऑफ A की जगह, कर्ल ऑफ A की जगह हमने क्या निकाला, कर्ल F डॉट K, वही हमारे इतने की वैल्यू दे रहा है जो कि Z डायरेक्शन के अक्रॉस का कंपोनेंट बता रहा है। तो ये क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल F डॉट K इंटू DS क्या है, dx dy। अब ये जो सर्टेन वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या है, ये जो सर्टेन वैल्यू है यही जो है ग्रीन्स थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म है, ग्रीन्स थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म। और ये देखा जाएगा कि ये जो ग्रीन्स थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म मिला है वो कंप्लीटली वही वाली वैल्यू मिली है जो कि हमें स्टोक्स थ्योरम में मिलती है, जो कि क्या होती है, A डॉट DL इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ दैट वेक्टर dx dy। तो ये जो है, इसीलिए हम इस ग्रीन्स थ्योरम को बोलते हैं क्या, स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो इतनी बातें थी ग्रीन्स थ्योरम के अंदर कि देखा कि किस तरीके से ग्रीन्स थ्योरम को निकाला जाता है या इवैल्यूएट किया जाता है बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, या किस तरीके से ग्रीन्स थ्योरम एक स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम बनता है। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि बेसिकली ग्रीन्स थ्योरम जो है डेरिवेटिव्स के इंटीग्रेशन को
फाइंड करने के लिए यूज किया जा सकता है। और ये एक रिलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, सेम जैसा कि स्टोक्स थ्योरम करता था, जो कि एक रिलेशन प्रोवाइड करता था बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।